पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते हैं। जो करते हैं मेहनत पर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते हैं। तो आप भी जुट जाइए मेहनत करना, ताकि आपका हाई स्कूल का नंबर लाजवाब और बेहतरीन बने। अगर आप मेहनत करोगे और पसीने से लिखे हुए पन्ने, अगर पसीने से आप लिखोगे तो आपके सपने कभी अधूरे नहीं होंगे। ठीक, तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अपघटन अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं। रिएक्शन के माध्यम से हम आपको समझा देंगे परिभाषा तथा बैलेंस करना और रिएक्शन भी करना। रिएक्शन के माध्यम से हम आपको परिभाषा और बैलेंस करना भी सिखा देंगे। तो अगर आपको वीडियो ना पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक मत करिएगा, और गारंटी है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। देखिए इसमें किस प्रकार से इसमें रिएक्शन हुई है और कैसे कैल्शियम ऑक्साइड बना और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो कैल्शियम की संयोजकता होती है कितनी, कैल्शियम की संयोजकता यहाँ प्रमाण क्रमांक 1 से 30 तक आपको याद करना पड़ेगा, प्लस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए और उसके साथ संयोजकता आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो हमने वीडियो बना दिया है, आप जाकर के वहाँ पर लिंक में देख सकते हैं। ठीक, विस्तार से बनाया गया है। चलते हैं, कैल्शियम की संख्या जानते हैं कितनी होती है, 2 होती है। और यहाँ पे कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पे है, जब ऊष्मा अपघटन कराई जाएगी तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र का याद कर सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा सूत्र हमें याद करना पड़ेगा। जब तक छोटा सूत्र नहीं याद होगा तब तक बड़ा रिएक्शन नहीं कर सकते। तो जब ऊष्मा अपघटन करेगा, ऊष्मा क्रिया करेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, एक कार्बन है तो एक कार्बन आपका निकल गया, इसमें से 2 ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब बचा क्या, कार्बन निकल गया और इसमें से 2 ऑक्सीजन, तो बच गया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। बस यही इतना था इसमें रिएक्शन। और चलिए अब जानते हैं हम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन कराना है। पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन का मतलब हमने बता दिया, टूटना होता है, 2 यौगिक में टूट जाना। जब कोई उत्पाद या यौगिक 2 अभिकारक में टूटकर अलग हो जाता है उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे एक उत्पाद है क्या, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KClO3। पोटेशियम का सूत्र क्या होता है, KClO3 होता है किसका, पोटेशियम क्लोराइड। कैसे इसका हम नाम जानेंगे, किसका नाम पोटेशियम क्लोराइड है। के जो होता है वो पोटेशियम का प्रतीक होता है, और Cl क्लोरो O के लिए 1 लगा देंगे तो हो गया पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड। अब इसका ऊष्मा अपघटन कराएंगे तो सिंपल सी बात हमने बताया था कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, लेकिन इसमें केवल कार्बन नहीं है, कार्बन इसमें नहीं है, क्योंकि पोटेशियम का प्रतीक है, क्लोरीन का प्रतीक है, ऑक्सीजन का है, लेकिन कार्बन का नहीं। जब कार्बन ना हो तो यहाँ पे केवल ऑक्सीजन निकलेगा, केवल सिर्फ क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकाल देंगे। ठीक, ऑक्सीजन निकल गया। अब जानते हैं क्या है, अब ऑक्सीजन निकाल तो दिए, लेकिन इसमें सिंपल सी बात है, एक ट्रिक और जानते हैं कि क्यों ऑक्सीजन ही अकेले निकलता है। हम जानते हैं पोटेशियम एक पॉजिटिव होता है, क्लोरीन एक निगेटिव और ऑक्सीजन भी निगेटिव होता है। तो अब देखते हैं ये और एक ट्रिक है हमारा, कैसे निकालेंगे इसका रिएक्शन क्या बनेगा। पोटेशियम का भी एक ही संयोजकता होती है जो कि वो पॉजिटिव होता है, क्लोरीन का निगेटिव होता है, जो कि इसकी भी संयोजकता कितनी होती है, एक ही होती है। अब दोनों की एक है तो ये दोनों एक हो जाएगा, बाकी शेष जो होगा वो सब बाहर निकल जाएगा। तो KCl, अब पोटेशियम कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब ऑक्सीजन कितना है, 3 गुना 6। यहाँ पे कोई भी संख्या अगर लगी है तो वो सबको बैलेंस करेगा, टोटल जितना उसके साथ तत्व जुड़े हैं सबको 2 गुना कर देगा। 2 लगाए तो 2 गुना, 3 लगाए तो 3 गुना, 4 लगाए तो 4 गुना वो कर देगा। तो 2 लगाए तो 2 गुना कर देगा। तो पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना होगा, 3 गुना 6। तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कर दिए तो 6 हो गया। तो हमारा रिएक्शन हो गया। अब इसका नाम क्या बना, पोटेशियम क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड कह सकते हैं इसे। क्या है इसका नाम, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम है ऑक्सीजन।
तो क्या बना, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, पोटेशियम क्लोरेट की परिभाषा लिखेंगे। पोटेशियम क्लोरेट की का ऊष्मा अपघटन कराने पर, पोटेशियम क्लोरेट का ऊष्मा अपघटन कराने पर पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। फिसल रहा था जुबान है ना, लेकिन वीडियो में नहीं होता है ऐसा, है ना, कैसी बात, इसमें भी होता है। अब हमको बहुत दिन हो गया देखने वीडियो। वो काट दी। अबे पेपर होता है तो टाइम नहीं। पोटेशियम क्लोराइड का ऊष्मा अपघटन कराने पर पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। किसकी क्रिया, पोटेशियम क्लोराइड का ऊष्मा अपघटन कराने पर पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। बस हो गया। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, यस Fe। सर जी जब नंबर 2 3 लगा रहा था, जब सूत्र बता हुए थे का सबका तो बता पड़े नहीं, वो 2 नहीं रहेगा, वो बैलेंस करने के लिए जब रिएक्शन इसमें कराई जाएगी, मतलब कि पोटेशियम क्लोरेट के 2 अणु हैं यहाँ पर। अच्छा, ये दोगुना करता है। और लिखा है कहाँ पे, और इसमें फेरस सल्फेट में, फेरस सल्फेट में वो SO4 का सूत्र है, SO4 सल्फेट का फार्मूला है। जहाँ पे आपको SO4 लग जाएगा वो केवल सल्फेट कहलाएगा। जहाँ पे SO4 लगे, केवल अगर केवल SO4 लगा है तो ये सल्फेट कहलाएगा। तो इसमें 2 नहीं लगेगा, और जो O3 है लास्ट में, किसमें होती, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट, ये 3 क्लोरेट, जहाँ क्लोरेट आ जाएगा अगर 3 लग जाए तो उसमें 8 लगेगा, 8। ये जिसे वो अब इसके पहले अभी एक हमने पढ़ा था, क्या कहा था, सूत्र में कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट आया था ना, तो कार्बोनेट तो सोडियम, 8 कैल्शियम कार्बोनेट 8 लग रहा है ना, तो वैसे यहाँ पे 8 लगेगा, 3 जहाँ लग रहा है वहाँ पे 8 लगेगा, 8 केवल क्या 8। सूत्र में 3 होने सब गिनना पड़ेगा, 8 अकेले, जहाँ आपको 3 लग जाएगी, 3 लगा है वहाँ पे 8 लगा देंगे। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे नेट में 8 आ रहा है, नेट 8, तो वैसे इसमें पोटेशियम कार्बोनेट, क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में कैसे नाम निकल रहा है। SO4, ये सब सभी सूत्र आप लिख दीजिएगा, एक अलग से पतली सी कॉपी बना करके उसमें लिख डालिए। जो हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं ये सब सूत्र आप याद कर डालो। चलिए यहाँ पे हमारा क्या है, फेरस सल्फेट का अपघटन। फेरस सल्फेट का अपघटन का मतलब ये हुआ कि फेरस सल्फेट का, डेल का मतलब ऊष्मा, फेरस सल्फेट का ऊष्मा अपघटन कराने पर फेरिक ऑक्साइड क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड,
सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो यही हमारा बना क्या, फेरस सल्फेट का ऊष्मा अपघटन कराने पर फेरिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब कैसे जाने इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटा, क्योंकि इसमें फेरस 2 है, सल्फर सल्फेट 2 गुना है, सल्फर भी हमारा 2 है, ऑक्सीजन कितना है 8 है। तो हमने बताया था कि जब किसी भी पदार्थ के साथ ऊष्मा अपघटन कराई जाएगी तो वहाँ पे गैस निकलेगा, कोई ना कोई गैस जरूर निकलेगी। तो यहाँ पे गैस आपका निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे इस यस का मतलब है कि ये सॉलिड है, ठोस है। जब ठोस को हम गर्म करेंगे तो इसमें से गैस निकलेगी, गैस निकला कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड निकला, और कौन सा गैस निकला, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकला, और शेष बच गया क्या, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बच जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे निकला, इसमें से कितने सल्फर है, 2 सल्फर है, एक सल्फर क्या किया, 2 ऑक्सीजन लेकर के निकल गया, बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब एक सल्फर जो बचा इससे 3 ऑक्सीजन लेकर के निकल जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। अब फेरिक ऑक्साइड क्या हुआ, यहाँ पे Fe है, Fe की संयुक्ता होती है 6, कितनी होती है 6, ठीक, क्योंकि अगर एक अणु है इसका, इसके कितने अणु हैं, याद आ करेक्ट पड़ी, 1 ऑक्सीजन के 2, 3 ऑक्सीजन के 6, ठीक। हाँ, फेरस का संख्या होती है 6 नहीं 3 होता है, इसका फेरस का कितना होता है, 3 होता है, लेकिन इसके 2 अणु हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, हो जाए कितना 6। कैसे हम जाने कि इसमें इसकी संख्या 3 कैसे हुई, हम रिएक्शन के माध्यम से भी जान सकते हैं कि इसकी संख्या कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी है, होती है 2, ऑक्सीजन की होती है 2, लेकिन इसके साथ कितने ऑक्सीजन जुड़ रहा है, 3, तो जब 3 जुड़ा तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6। जब ऑक्सीजन की 6 हुई तो फेरस का भी 6 होना चाहिए। तो फेरस में कितने फेरस हैं, 2 फेरस है, फेरस में कितने अणु हैं, 2 फेरस के अणु हैं। अगर फेरस के 2 अणु हैं, जब फेरस के 2 अणु हैं तो सल्फर में भी फेरस में कितने होने चाहिए, 3 से गुणा कर दिया तो दोनों को हो गया 6, यानी कि फेरस की कितने संख्या होनी चाहिए, 3। फेरस के 3 होगा तो 2 से गुणा कर देंगे तो 6 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे फेरस के 2 अणु लिया गया है, ऑक्सीजन के 3, ठीक। एक बार फिर से वीडियो बनाओ खातिर मिस्टेक हो गया है। चलिए जानते हैं कि फेरस में 3 ऑक्सीजन क्यों जुड़ा और कैसे जुड़ा। फेरस की संयोजकता होती है 3 और ऑक्सीजन की होती है 2। अगर ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, एक ऑक्सीजन की 2 होती है तो 3 ऑक्सीजन की 6 हो जाएगा, कितना 6 हो जाएगा। अब फेरस की 3 होती है तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ये भी हो गया 6। एक फेरस, केवल एक ही फेरस के 3 संयुक्ता होती है तो 2 फेरस के 6 हो जाएगा, इसलिए फेरस के कितने हैं, 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, ठीक, इसलिए दोनों का बैलेंस हो गया बराबर। अब चलेंगे आगे नया रिएक्शन पे।